हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग ऑफ द डे। आशा करता हूँ आप लोग अपने मेंस की तैयारी में पूरे ज़ोर शोर से लगे हुए होंगे और फॉर्म भरने की भी तैयारी कर रहे होंगे। बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है उसे भी पूरी करने की कोशिश कर रहे होंगे। पिछला जो 2 अध्याय था, एक इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर लॉ, हिस्ट्री एंड हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था वो था फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट के एक पार्ट को हम लोगों ने कर लिया था, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने फैक्ट्री एक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस के बारे में जाना, देन हेल्थ के बारे में और सेफ्टी के बारे में जाना। सेफ्टी को एक बार हम लोग रीमेमोराइज कर लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। सेफ्टी के जो सेक्शंस हैं वो 21 से लेके और 41 तक है। सेक्शन 21 से 41 वेरी सिंपल, 21 सेक्शंस हैं। अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? सबसे पहला, फेंसिंग ऑफ मशीनरी। फर्स्ट, fencing of machinery, then workers on the near machinery in motions, employment of the young person and on dangerous machines, striking gear and device for the cutting of power। अब इसको एक सीरीज में याद करने की कोशिश करेंगे। फैक्ट्री में सबसे पहले क्या होगा? मशीन होगी। मशीन को क्या करना होगा? पहले फेंसिंग करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुर्घटना वहाँ पे होने की संभावना रहेगी जहाँ पे मशीन खुला हुआ होगा। देन जो कोई भी उस मशीन के पास में काम करेगा, मोशन के पास में, उसके लिए एक ड्रेस बनाने की ज़रूरत होगी, इसलिए वर्क्स ऑन द नियर मशीनरी इन मोशंस, ये चैप्टर हम देखेंगे। देन सेक्शन 23, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन, स्ट्राइकिंग गियर। जब कभी कोई मशीन पे काम कर रहा है, सबसे पहले तय किया कि मशीन फेंसिंग में होगा। देन यंग पर्सन वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट होगी उसके लिए ड्रेस कोड को देखना है। देन हमें देखना है कि अगर उस पर यंग पर्सन की एम्प्लॉयमेंट होती है तो वो कैसे होगा। देन उसमें अगर कोई मशीन चलाने के लिए बैठ जाता है तो उसमें स्ट्राइकिंग गियर और उसकी जो कटिंग ऑफ पावर है वो होना चाहिए वहाँ पे। इसके बाद कुछ मशीन जिसमें पावर ऑन ऑफ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, वो मैनुअल नहीं होता है, किस तरह की मशीन होगी? वो सेल्फ एक्टिंग मशीन होगी, जिसको ऑटोमेटिक मशीन कहेंगे। तो ऑटोमेटिक मशीन के बारे में सेक्शन 25। और केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी, ऑटोमेटिक मशीन है और जो नई मशीन आएगी उसकी केसिंग होनी चाहिए। देन याद करते चलिए, सेक्शन 26, सेक्शन 26 केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी। सेक्शन 27, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑन कॉटन मशीन्स। इसके बाद जब कॉटन मशीन्स की बात ख़त्म हो जाएगी तो हम फैक्ट्री की तरफ जाएंगे। अगर कोई बड़ी फैक्ट्री है तो उसमें मटेरियल ऊपर नीचे ले जाने लाने के लिए हाई स्टैंड लिफ्ट्स लगे होंगे। तो हाई स्टैंड लिफ्ट लगे होंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए होंगे? लिफ्ट मशीन्स, उसके चेन्स, रोप्स, लिफ्टिंग एंड टैकल्स। तो ये हो गया सेक्शन 29। 30 क्या है? रिवॉल्विंग मशीन। लिफ्ट से उसको कोरिलेट कीजिए। लिफ्ट क्या करता है? रिवॉल्विंग होती ही है। लिफ्ट के मशीन में रिवॉल्विंग होती है, जो उसका मेन पार्ट होता है जो रिवॉल्व करता है। तो वहीं से रिवॉल्विंग मशीन को कोरिलेट कीजिए कि मशीन का एक पार्ट है। ठीक है, वैसे ये क्या करते हैं? घिसाई पिसाई या सान लगाने इत्यादि में जो बनाते हैं रिवॉल्विंग मशीन, जो चक्की होती है उसको कहेंगे वहाँ पे। इसका कंसर्न दूसरा है, लेकिन याद करने के लिए रिवॉल्विंग मशीन। देन रिवॉल्विंग मशीन के बाद प्रेशर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, मशीन और प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो मशीन के बाद 31, सेक्शन 31 प्रेशर प्लांट्स। देन 32 में हम बात करेंगे फ्लोर्स, स्टेयर्स मीन्स ऑफ एक्सेस। अब किसकी बात करेंगे? फ्लोर्स की। स्टेयर्स मीन्स और एक्सेस की। अब जब हम चलेंगे तो क्या हो सकता है? बीच में आएगी पिट्स, सम्प्स, ओपनिंग ऑफ फ्लोर्स। तो वो याद कीजिए कि वहाँ पे करना है 33, सेक्शन 33 और एक्सेसिव वेट। और जब स्टेयर है और पिट और सम्प है, क्यों, किससे बचना है? एक्सेसिव वेट से, क्योंकि जब सर पे भार रहेगा तो आदमी ऊपर नीचे नहीं देख पाता है। तो क्या करना है? एक्सेसिव वेट के लिए लॉ बनाना है। सेक्शन 34, सेक्शन 35 प्रोटेक्शन ऑफ आई भी देख के चलने की ज़रूरत है, तो वहाँ आई की ज़रूरत है, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ आई। 36 यहाँ पे क्या है? प्रिकॉशन अगेंस्ट द डेंजरस फ्यूम्स एंड गैसेस। जो भी डेंजरस गैस है, फ्यूम्स है, उससे हमें प्रोटेक्शन चाहिए होगा। 36A, यूज ऑफ पोर्टेबल लाइट। ये कई बार हम भी भूल जाते हैं कि 36A क्या है? यूज ऑफ पोर्टेबल लाइट। ध्यान रखिएगा, यूज ऑफ पोर्टेबल लाइट। सेक्शन 37, एक्सप्लोसिव एंड इन्फ्लेमेबल डस्ट एंड गैस। अभी हम लोगों ने सेक्शन 36 में क्या पढ़ा था? प्रिकॉशन अगेंस्ट द डेंजरस फ्यूम्स एंड गैस। एंड 37 में क्या पढ़ेंगे? एक्सप्लोसिव के बारे में, एक्सप्लोसिव और इन्फ्लेमेबल डस्ट एंड गैस। 38 क्या है? प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर। और जब फायर के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर फायर फाइटिंग की बात होगी। देन 39, पावर ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स एंड टेस्ट ऑफ
स्टेबिलिटी, ये एक थोड़ा सा पार्ट है जब कई बार भूल जाते हैं कि जो ये डिफेक्टिव टूल्स एंड टैकल्स है उसको इंस्पेक्ट करने की जो पावर्स है वो हो गया। देन अगर आप फायर पढ़ रहे हैं 38 में, तो 40 में क्या है, सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी, एंड 40A मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, सेम वे हो गया 40A। 40B में क्या है, सेफ्टी ऑफिसर्स, ठीक है, 40A और B जोड़ दिया गया यहाँ पे। अब 41 में क्या है, एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, कोई भी होता है एक्सीडेंट की वजह से, तो उस समय कुछ एडिशनल रूल्स बनाए जा सकते हैं, और उसके अंदर में क्या क्या पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक तो डेंजरस ऑपरेशन को रेक्टिफाई करने के लिए, उसको चिन्हित करने के लिए डेंजरस ऑपरेशंस को। देन नोटिस ऑफ द सर्टेन एक्सीडेंटल डिजीज, ऑक्यूपेशनल डिजीज, इसके बारे में बताने के लिए। देन इन्वेस्टिगेशन पावर, और कॉन्स्टिट्यूट्स अ साइट अप्रेजल कमेटी। तो ये हो गया हमारा खत्म। ये कौन सा चैप्टर था हमारा, चैप्टर 4 था रिगार्डिंग टू सेफ्टी। अब हम बात करेंगे वेलफेयर का, ठीक है ना, लेबर वेलफेयर। चलिए लेबर वेलफेयर की बात करते हैं। लेबर वेलफेयर में हमारा कहाँ से शुरू होगा, 41 तक तो वहाँ हो गया, अभी ये 42 से चलता है, ठीक है। तो सेक्शन 42 में लेबर वेलफेयर सबसे पहले, सेक्शन 42 वॉशिंग फैसिलिटी। जहाँ कहीं पे भी लेबर रहेंगी तो वहाँ पे स्नान की सुविधा तो चाहिए होगा, पुरुष के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग, तो वो हो गया वॉशिंग फैसिलिटी। देन 43 रिगार्डिंग टू विच फैसिलिटी ऑफ सिटिंग, सॉरी फैसिलिटी फॉर द स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथ्स। जब वॉश करेंगे तो स्टोर और स्टोर करने के लिए, क्लॉथ्स स्टोर करने के लिए और ड्राई करने के लिए चाहिए जगह, वो हो गया 43। 44 में क्या है, फैसिलिटी फॉर द सिटिंग, अवसर प्राप्त होने पर थोड़ा सा बैठ सके वहाँ पे, कई जगह कैंप हाउस वगैरह बना दिए जाते हैं, जब वहाँ बड़ी फैक्ट्री होती है तो वहाँ कैंप हाउस बनाए जाते हैं। सो फैसिलिटी फॉर सिटिंग। एंड इसका भी एक रूल है कि आपको हर एक 2.5 आवर्स के बाद उन्हें 15 मिनट्स का रेस्ट देना है, तो एक रेस्ट हाउस टाइप का बनाना होता है, ठीक है। 45 फर्स्ट एड अप्लायंसेस, 150 मोर देन 150 अगर लेबर्स हैं तो वहाँ पे प्राथमिक उपचार की सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, और 500 से अधिक अगर श्रमिक हैं तो एक एम्बुलेंस रूम की व्यवस्था की जाएगी, यह अनिवार्य है। आप कई जगह देखे होंगे जहाँ पे बड़ी संख्या में लेबर्स रहते हैं, मोर देन 500 लेबर्स है, तो वहाँ पे एम्बुलेंस हमेशा के लिए एक फैक्ट्री के जो परमाइसेस होती है वहाँ पे एक एम्बुलेंस खड़ा रहता है। वो इसलिए नहीं खड़ा रहता है कि कुछ दुर्घटना होगी और तुरंत लेके जा पाएंगे, और बड़े ही लॉ अवॉइडिंग हो गए हैं लोग बड़े वेलफेयर सोच के हो गए, ऐसा नहीं होता है। जनरली कई बार तो वो उपयोग में भी नहीं आता है, बट चूंकि ये लॉ बाइंडिंग्स होती हैं तो इसलिए वो वहाँ पे एम्बुलेंस खड़े करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो या कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, जहाँ कहीं भी मोर देन 500 लेबर्स हैं वहाँ पे एम्बुलेंस होनी चाहिए। देन एम्बुलेंस के बाद क्या चाहिए, एम्बुलेंस के बाद सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग कैंटीन्स। आप कई बार देखेंगे कि फैक्ट्री के पास में कैंटीन्स बनाए हुए होते हैं। क्यों बनाए हुए होते हैं, वो एज पर लॉ होते हैं। हर फैक्ट्री में जहाँ पे मोर देन 250 लेबर्स हैं वहाँ पे नियोजक के द्वारा कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी, और उस कैंटीन में कैंटीन की बिल्डिंग, वहाँ फर्नीचर हो, क्रॉकरी हो, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल देयर। तो और वो जो अरेंजमेंट है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ओनली, ओके। देन 47 सेक्शन 47 में शेल्टर्स, रेस्ट रूम एंड लंच रूम्स। तो ये एक चाहिए होगा, एक शेल्टर तो बनाया जहाँ पे भी 100 मोर देन 150 लेबर्स हैं वहाँ पे शेल्टर और रेस्ट रूम और लंच रूम के लिए अलग से अरेंजमेंट होनी चाहिए। सेक्शन 48 में क्रैक्स, और क्रैक्स में क्या है, शिशुगृह, जहाँ 30 महिला श्रमिक हैं वहाँ पे 6 वर्षों से कम आयु के बच्चों के लिए देखभाल के लिए एक क्रैक्स रूम की होगी, और वहाँ पे दूध, बिस्किट, यूनिफॉर्म, ये सब अवेलेबल कराया जाएगा, तो जहाँ पे छोटे बच्चों का लालन पालन हो सके और माँ उनकी काम कर सके, तो इसलिए एक क्रैक हाउस बनाया जाता है। देन सेक्शन 49 वेलफेयर ऑफिसर्स, एक कल्याण पदाधिकारी भी होना चाहिए। जनरली सेफ्टी ऑफिसर्स जो होते हैं वही वेलफेयर ऑफिसर का भी रोल कर लेते हैं, तो 500 से अधिक के श्रमिक पर कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति। देन सेक्शन 50 पावर टू मेक द रूल टू सप्लीमेंट्स दिस चैप्टर, जो भी इस चैप्टर के लिए रिगार्डिंग टू वेलफेयर ऑफ लेबर्स जो कुछ एडिशनल हमें चाहिए होगा, तो इसके लिए लेबर इंस्पेक्टर ऑथराइज है और वह अरेंजमेंट कर सकता है, एडिशनल अरेंजमेंट कर सकता है फॉर वेलफेयर ऑफ लेबर्स। गेटिंग माई पॉइंट, यह अधिकार जो है यह राज्य सरकार का होता है कि वह इसको कैसे इम्प्लीमेंट करती है। तो हम लोग एक बार रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 में कहाँ से है, 42 से लेकर 50 तक, मीन्स कितना है, 9 है। 42 में क्या करेंगे, सबसे पहले वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, वॉशिंग फैसिलिटी होगी तो क्या करेंगे, फिर क्लॉथ्स के ड्राइंग के लिए और स्टोरिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। क्लॉथ्स की स्टोरिंग फैसिलिटी हो जाएगी तो स्नान करने के बाद क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे, तो फैसिलिटी ऑफ सेटिंग हो गया 44 में। देन क्या चाहिए,
फर्स्ट एड अप्लायंसेस ये भी अवेलेबल होना चाहिए 44 में, 45 में फर्स्ट एड अप्लायंसेस, 45 में। सेक्शन 46 में क्या है, कैंटीन की अरेंजमेंट होनी चाहिए। 47 में कैंटीन के बाद क्या है, रेस्ट रूम चाहिए होगा, शेल्टर्स चाहिए होंगे तो वो चाहिए 47 एंड 48 में क्रैक्स चाहिए होंगे जहाँ पे छोटे बच्चों का देखभाल हो सके, शिशुगृह। और 49 क्या है वेलफेयर ऑफिसर्स के बारे में, और 50 है एडिशनल पावर के बारे में। तो इस तरह से हमारा हो जाता है चैप्टर 4 समाप्त। अब हम बात करेंगे चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 किसके रिगार्डिंग है, वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट्स, है ना। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार इस चैप्टर से आते ही रहते हैं क्वेश्चंस, तो हम इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या है ये। देखिए, ये है सेक्शन 51 से स्टार्ट होता है। सेक्शन 51 में क्या है, वीकली आवर्स। वीकली आवर्स में क्या तय किया गया है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, कि जो वयस्क होंगे, जितने भी एडल्ट्स हैं मोर देन 18 ईयर्स वर्कर्स, वो उनके लिए कार्य का घंटा निश्चित किया गया है कितना, 48 आवर्स पर वीक। ओके। एंड वीकली हॉलीडे है अकॉर्डिंग टू 52। वीकली हॉलीडे में क्या है, सप्ताह में एक दिन का अवकाश जरूरी है ना। एक तो वीकली ऑफ होना ही चाहिए, और जो एक रेगुलर कॉन्सिक्वेंस वर्क होता है ना, जिसमें लगातार काम कराया जा सकता है, तो अधिकतम आप 10 दिनों तक काम करा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि यूनिट को ज़्यादा प्रेशर है प्रोडक्शन का, और अदर कोई और किसी तरह का प्रेशर है, तो वीकली ऑफ नहीं मिल पाता है, लेकिन लगातार 10 दिन से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता। 10 दिन के बाद उसे एक अवकाश देना आवश्यक है, लेकिन वीक में एक डेज तो नॉर्मल वे में देना ही देना है। स्पेशल केस में 10 डेज में एक दिन तो देना ही पड़ेगा, मतलब 11वां दिन लगातार आप नहीं काम करा सकते, ठीक, वो मैंडेटरी है। 53 कंपनसेटरी हॉलीडे। अगर किसी एक मतलब कॉमन जो हॉलीडे होता है, कॉमन हॉलीडे, उसके उस दिन में अगर काम लिया गया, जैसे होली है, दिवाली है, या फिर 2 अक्टूबर है, कई बार इसमें क्या होता है, इसेंशियल जो वर्क्स होते हैं वो चलते रहते हैं, जो इसेंशियल्स ऑपरेशंस हैं, जैसे सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और बाकी चीज़ें हैं, वाटर है, तो ये चलते रहते हैं। अगर इस में आपने अगर वर्कर से ड्यूटी ली है तो इसकी कंपनसेटरी लीव देनी है, और यह कंपनसेटरी लीव 30 दिनों के अंदर या अधिकतम 2 महीनों में इसको दे के कंपनसेट कर देना है, ख़त्म करना है, ठीक है ना। तो ये आपकी भी राइट्स है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपने कभी इस तरह की कोई ड्यूटी की है, तो आप 30 दिनों के अंदर या 60 दिनों के अंदर कंपल्सरी आप इसके लिए कंपनसेटरी लीव ले सकते हैं। देन डेली आवर्स। डेली आवर्स में क्या है, 9 आवर्स ही फिक्स किया गया है पर डे वर्क के लिए, और आ, कुल जो दैनिक घंटा का योग है 48 घंटा सप्ताह में, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें लंच का समय इंक्लूड है, 9 आवर्स में लंच का समय लेके 9 आवर्स है, और इसको आपको वीक में 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि किसी ने 10 आवर्स के अगर 4 दिन लगातार काम किए और 5वें दिन उसने 8 आवर्स कर लिए, तो उसका क्या है, 5 डेज इन वीक होके 6 और 7 को वो छुट्टी कर सकता है, क्योंकि 7 डेज के लिए 48 आवर्स का ही लिमिट किया गया है। तो 9 आवर्स के लिए पर डे अलाउड है। अब आप कहोगे कि सर इसके अंदर में तो एक ओवर टाइम वगैरह का भी होगा, तो यस यस यस, आई एम कमिंग ऑन दिस पॉइंट। तो आता हूँ, अभी सेक्शन 55 पे चलते हैं। इंटरवल फॉर रेस्ट। इंटरवल फॉर रेस्ट मतलब ये जो है 5 घंटा का जो अगर कोई लगातार कार्य कर रहा है, तो उसको हाफ एन आवर का जो है ना, वो रेस्ट देना ही पड़ेगा, है ना। और किसी भी हालत में या रेगुलर वर्क की जो आवर्स होती है, रेगुलर वर्क का जो पीरियड है, वो 6 घंटा से अधिक नहीं हो सकता है। कोई भी श्रमिक अगर हमारे यहाँ काम कर रहा है, तो वो 5 घंटा के बाद एलिजिबल है हाफ एन आवर का रेस्ट लेने के लिए। और किसी भी सूरत में कितना भी इंपॉर्टेंट काम पे लगा हुआ है, तो रेगुलर वर्क विदाउट ब्रेक वो 6 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करेगा। देन 56 स्प्रेड ओवर। अब स्प्रेड ओवर जो आपको कह रहे थे ओवर टाइम की बात, अब ये स्प्रेड ओवर है। स्प्रेड ओवर क्या है, ये 10.5 घंटा से अधिक नहीं हो सकता है, और इसको जो इंस्पेक्टर है, हमारा चीफ इंस्पेक्टर है, उसको बढ़ा के 12 घंटा भी कर सकता है। तो 12 घंटा हम काम करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू परमिशन ऑफ लेबर इंस्पेक्टर। तो वो आएगा हमारे कितने के लिए, अप टू 12 आवर्स पर डे। 12 आवर्स पर डे हम काम करा सकते हैं, ठीक है, ओवर टाइम का। देन अब बात करते हैं हम ओवर टाइम के बाद हमारा आता है चैप्टर नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट किसी भी सूरत में जो भी वीमेंस हैं एंड जो चाइल्ड्स हैं, उनके लिए यह बिल्कुल ही प्रतिबंधित है, वो नाइट शिफ्ट में काम नहीं करेंगे। सेक्शन 58 क्या कहता है, सेक्शन 58 कहता है प्रोहिबिशन फॉर द ओवर लैपिंग ऑफ शिफ्ट्स।
ओवरलैपिंग किए बिना कई बार क्या होता है, लगातार कुछ लोगों को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है या फिर मैनिपुलेट भी लोग करते हैं और वो ओवरलैपिंग कर देते हैं। मतलब एक शिफ्ट तो 8 आवर्स का करा दिया, फिर उसके बाद उसी को लगातार दूसरे शिफ्ट में भी डाल दिया उसी लेबर्स को। तो क्या हुआ कि उसकी जो वर्किंग आवर हो गई वो 16 घंटे की हो गई, है ना। तो हमें वो 16 घंटे की जो वर्किंग आवर है उसको रोकना है। तो इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया कि प्रोहिबिशन फॉर द ओवरलैपिंग ऑफ शिफ्ट, वो नहीं कर सकते हैं, ओवरलैपिंग नहीं कर सकते शिफ्ट का। देन 59, एक्स्ट्रा वेजेज फॉर ओवर टाइम। और जो ओवर टाइम है वो जो भी है, ओवर टाइम कहाँ से काउंट करते हैं, 9 आवर्स तो हो गया डेली की वर्किंग के लिए, जिसमें कि 8 आवर्स तो वर्किंग हो गई, उसके 1 आवर्स के उसका लंच आवर हो गया। तो 9 आवर्स के बाद की जो वर्किंग होगी उसको हम लोग ओवर टाइम के रूप में काउंट करेंगे। और ओवर टाइम का जो रेट ऑफ वेजेज होता है वो डबल ऑफ द वेजेज होता है, ठीक है ना। तो वो डबल वेजेज देना है। तो एक्स्ट्रा वेजेज फॉर द ओवर टाइम, ये सेक्शन 59 कहता है। सेक्शन 60 क्या कहेगा, वो कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन द डबल एम्प्लॉयमेंट। एक ही साथ दो कार्य के नियोजन पर भी प्रतिबंध है। कोई एक बंदा एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, साथ में वो किसी दूसरे फैक्ट्री में भी काम करना चालू कर दिया, तो इस तरह का जो डबल एम्प्लॉयमेंट है, डबल एम्प्लॉयमेंट से मना किया गया है। ऐसा नहीं है कि वो अपार्ट फ्रॉम फैक्ट्री वर्क वो कोई कोई अपना ऑक्यूपेशन नहीं अपना सकता है। मतलब मान लो कि कोई कलाकार आदमी है तो और वो अपना ऑफिस या वो अपना फैक्ट्री का वर्क करके और फिर वो जाता है और किसी मंडली में जाके वो कीर्तन कर रहा है या कहीं वो डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया, कहीं म्यूजिक बजाने जा रहा है, तो उसके उस प्रोफेशंस को आप नहीं रोक सकते हैं। लेकिन वो सेम एक फैक्ट्री में काम करके फिर रात में किसी दूसरे फैक्ट्री में अगर काम कर रहा है तो इसके ऊपर में रिस्ट्रिक्शन है। और एक ही एम्प्लॉयमेंट के अंदर, एक ही एस्टेब्लिशमेंट में ऐसा कराया जा सकता है कि अभी तुम इस फैक्ट्री में काम कर लो, रात में किसी दूसरे फैक्ट्री में काम कर लो। तो इसमें क्या है कि जो मैनेजमेंट होगी उसको पेनलाइज किया जाएगा, नहीं तो एक ही बंदा अगर दो जगह लगातार काम कर रहा है तो उसको भी पेनलाइज किया जा सकता है। इसके प्रोविजंस मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे हैं। देन नोटिस ऑफ पीरियड, नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क फॉर एडल्ट्स। और जो एक बोर्ड होता है, जहाँ कहीं भी आप जब जाओगे किसी भी फैक्ट्री के अंदर में या कोई भी वर्किंग साइट्स होती है, तो साइट्स के ऊपर में जब आप जाओगे तो कई बार आप देखे होंगे, खास करके जब रोड बनता है तो जो रोड जॉब्स हैं बड़े हाईवेज वाले और जहाँ पे एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक बोर्ड लगा देते हैं। उस बोर्ड के अंदर में वो पूरा मजदूरी का डिटेल डालेंगे, वर्किंग आवर्स का डिटेल डालेंगे, कौन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, अगर किसी स्पेसिफिक सब कॉन्ट्रैक्टर को वर्क दिया गया है तो उसका भी वो डिटेल डालेंगे। फिर वहाँ पे कुछ नंबर्स डाले रहते हैं कि इमरजेंसी में आपको किनको कांटेक्ट करना है, सेफ्टी ऑफिसर्स का नाम क्या है, साइट एडमिनिस्ट्रेशन का नाम नंबर क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें, एम्बुलेंस का नंबर डाला रहता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें क्यों डाली रहती है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू लॉ होती है। उसमें फिर वो भी वहाँ के लोकल लेबर इंस्पेक्टर का नंबर डाला हुआ होता है। एक पूरा परफॉर्मा होता है, अकॉर्डिंग टू दिस परफॉर्मा ही वहाँ पे उसी नोटिस बोर्ड पे ये भी डिस्प्लेड रहता है कि जो पीरियड ऑफ वर्क रहेगा वो कितना से कितना टाइम का रहेगा, उसी बोर्ड पे वो सूचना दी जाती है। फिर एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है अकॉर्डिंग टू 62। तो मैंने आपको बताया ना, रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रजिस्टर से भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, रजिस्टर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका परफॉर्मा होता है। तो वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62। अब यहाँ पे कुछ तरह का प्रपत्र वगैरह होगा इंक्लूड, जो आपको अकॉर्डिंग टू दिस वो करना है। और हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है। जब हम वर्कर्स की बात करते हैं या फैक्ट्री की बात करते हैं तो आप ऐसा मत समझिए कि एक यूनिफॉर्म होगा। हर स्टेट अपने अपने हिसाब से उसको डेवलप कर सकता है, क्योंकि ये जो एक्ट्स है वो कहीं ना कहीं रेक्टिफाई होती है हमारी विधानसभा में आके। तो विधानसभा जिस तरह से अपना वो चाहती है मॉडिफाई करती चली जाती है। खैर, भारत में तो ज़्यादातर जो लॉ बने हुए हैं आज भी कॉपी पेस्ट पे ही चलते हैं। कई तो इंग्लिश लॉ आज तक चलते आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। 63 आवर्स के बारे में कहा गया है, कितने से कितने घंटे का वर्किंग आवर्स है, और ये आवर्स टू द वर्क वो उसके बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे, हम 63 आवर्स के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं 72, सेक्शन 72। अभी हम बीच में कुछ लैप है और इस लैप को मैं आगे आपको समझाऊंगा क्यों लैप है। आगे चलते हैं 63 के बाद सीधे 72, नोटिस ऑफ द पीरियड ऑफ वर्क फॉर चाइल्ड। और चाइल्ड के जो वर्किंग आवर्स है उसके बारे में भी नोटिस पीरियड जो है वो नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाएगा। रजिस्टर भी बनाया जाता है सेक्शन 73 में, रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर। और उसमें पूरा डिटेल जो है उसमें डाला जाता है। और उसमें उसका नाम, उसके फादर्स का नाम, क्या कार्य कर रहा है, कार्य की प्रकृति क्या है उसकी, उसका क्या किस गैंग के अंदर में है वो, उसका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जाना है। टोकन संख्या एक मिलता है, वो टोकन संख्या की भी उसमें जानकारी देनी होती है। और वो टोकन संख्या कैसे मिलती है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिसमें एक यंग बॉय और
जो यंग बॉय होते हैं उसके दो कैटेगरी हमने आपको बताया था। एक क्या बताया था कि आपको एक एडोलसेंट होते हैं और एक चाइल्ड होते हैं। जो लेस देन 14 होंगे वो उसको तो चाइल्ड कहेंगे, और लेस देन 15 और मोर देन 15 वाले को जो है वो हम लोग एडोलसेंट कहते हैं। तो वहीं पे एक डिफरेंस है 1 ईयर का। और उस 1 ईयर की सर्टिफिकेशन का क्या चक्कर है कि जब कभी भी किसी बच्चे को सर्टिफाई किया जाता है तो वो अकॉर्डिंग टू उसकी जो कैपेबिलिटी है और उसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उसको देख के उसको सर्टिफाई करते हैं। जो भी स्क्रीनिंग करने वाले लोग होते हैं, लेबर स्क्रीनिंग करने वाले, तो वो स्क्रीनिंग करके उसको सर्टिफाई करते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस उसके हेल्थ के पैरामीटर्स को देखते हुए उसको एक टोकन प्रोवाइड कराते हैं। उस टोकन का वहाँ पे उल्लेख होना ज़रूरी है रजिस्टर में। और आवर्स टू द वर्क्स ये भी उसमें रजिस्टर पे डला हुआ होना चाहिए। देन सेक्शन 75 क्या कहती है? पावर टू रिक्वायर द मेडिकल एग्जामिनेशन। निरीक्षक के द्वारा निरीक्षक उनकी कभी भी मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और पावर टू मेक द रूल, एडिशनल रूल्स तो कभी भी बना सकती है कौन? राज्य सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो, थ्रू द लेबर लेजिस्लेशन। ठीक है, चलिए। सर्टेन टू अदर प्रोविजंस ऑफ लॉ नॉट पार्टेड। चलिए, ये 77 इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। चैप्टर 8 की बात करते हैं, एनुअल लीव विद द वेजेज। चैप्टर 8 में ये क्या है? 78 क्या कहता है हमें? 78 एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर्स क्या क्या है इसके अंदर में वो डिटेल करते हैं। 79 में एनुअल लीव विद द वेजेज, पिछले कैलेंडर वर्ष में जो 240 दिन में कार्य किया गया हो तो वह लीव विथ वेजेज का अधिकारी होगा। और वह कैलेंडर वर्ष के बाद नियोजित हुआ हो तो कार्य दिवस का 2/3 कार्य करेगा तो सवेतन अवकाश के योग्य हो सकता है। ठीक है ना? कुल कार्य दिवस का अगर 2/3 अगर उसने कर लिया तो उसको जो है लीव विथ वेजेज मिल सकता है। अब इसमें मैंने क्या बताया है कि 2/3 240 दिन का, जिसमें 20 दिन और 15 दिन। 20 दिन हो गया बड़े लोगों के लिए, 15 दिन बालक लोगों के लिए। और हाफ डे को हमेशा ही एक दिन माना जाएगा। अगर हाफ डे अगर काउंट लेते हैं छुट्टी तो उसको भी आप एक दिन में मान सकते हैं। ठीक है ना? वैश्य को 20 दिन के लिए और 15 दिन के लिए। वैश्यक जो 20 दिन काम करेगा वो, और बालक अगर 15 दिन काम कर लिया तो उसके बदले उसकी एक जो लीव है वो एक्रूड हो जाती है। ठीक है ना? उसकी एक लीव एक्रूड हो जाती है। आप फिर से समझिए, सेक्शन 79 क्या कहता है? एनुअल लीव विद वेजेज में अगर 240 दिन के कार्य दिवस को उसने अगर कंप्लीट कर लिया, मतलब एक वर्ष के अंदर में उसने एक वर्ष का 2/3, उसको हम लोग मान के चलते हैं पैरामीटर 240, तो 240 डेज अगर उसने वर्क कंप्लीट कर लिया है तो क्या होगा कि वो एलिजिबल हो जाएगा किस चीज़ के लिए? लीव विथ वेजेज के लिए। गॉट इट माय पॉइंट? अब क्या कह रहे हैं कि 20 दिन अगर काम करते हैं तो उसके लिए एक दिन एक्रूड हो जाता है किस चीज़ के लिए? लीव विद वेजेज के लिए। बच्चे अगर 15 दिन काम कर लेते हैं तो उसके लिए एक्रूड क्या हो जाता है? 1 डे लीव विथ वेजेज के लिए। और अगर उस 20 डेज और 15 डेज के कैलकुलेशन में कोई एक हाफ डे है तो उसको काउंट किया जाएगा क्या? 1 डे के रूप में काउंट किया जाएगा। मान लो कोई 13.5 दिन काम किया तो 13.5 दिन काम किया तो उसको 13.5 कहेंगे नहीं, उसे 14 दिन कहेंगे। ठीक है ना? या 14.5 दिन काम किया तो वो 15 दिन उसको मान लिया जाएगा, और 15 दिन के बदले उस बच्चे को एक दिन की लीव की एलिजिबिलिटी उससे मिल जाएगी। गेट इट माई पॉइंट? चलिए, अब हम बात करते हैं सेक्शन 64 की। सेक्शन 64 क्या करता है? पावर टू मेक द एग्जाम्पटिंग दिस रूल, वो तो होता ही है। और पावर टू मेक द एग्जाम्पटिंग ऑर्डर्स, तो ये भी कर सकते हैं सेक्शन 65 में। सेक्शन 66 कहता है कि फर्दर रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन्स के एम्प्लॉयमेंट पे जो खतरनाक काम है उसके ऊपर में एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्हें रोका गया है। अब चैप्टर 7 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 8 में हम लोगों ने पहले कर लिया था, चैप्टर 7 छूट गया था, तो आइए चैप्टर 7 पहले कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर 7 में क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था तो इसे हमने बाद में लिखा था, तो इसलिए चैप्टर 7 बाद में। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ये कई बार स्पेसिफिक पूछ भी देता है मेंस के राइटिंग में, तो इसे भी हमें भूलना नहीं है, इसे देख लेना है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता है। और सेक्शन 68 क्या कहता है कि नॉन एडल्ट वर्कर्स टू द कैरी टोकन। और टोकन की बात जो मैंने कहा था आपको
68 में ये कहता है, और वही योग्यता के प्रमाण पत्र का स्क्रीनिंग के बाद डॉक्टर उसको करवाता है। आप हर जगह देखिएगा कि जब कभी भी लेबर की एंट्री होती है तो एक हमारा वो मेडिकल टेस्ट होता है, और मेडिकल टेस्ट आवश्यक है। बिना मेडिकल टेस्ट और डॉक्टर के बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, उसके आइज की क्वालिटी क्या, कितने दिन दूर तक वो देख सकता है, कलर ब्लाइंडनेस तो है नहीं है, उसकी कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, वेट उसका बराबर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें उसकी देखी जाती है। कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज़ तो नहीं है, कोई पहले से कोई डिजीज़ लेके तो नहीं चल रहा है। क्योंकि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में क्या होता है, जब हम कोई एक पॉलिसी कराते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी की बात कर लीजिए या कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी की बात कर लीजिए, तो इस तरह का अगर कोई पॉलिसी है तो उसमें कंपनसेट करने के टाइम पे अगर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो बड़ी इशू हो जाती है, अगर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पहले से लेबर को नहीं मिला रहा और टोकन नंबर नहीं मिला रहा तो। अब ये क्या है, 69 का क्या कहता है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस वो कैसे मिलेगा, प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र को प्राप्त करना होगा। प्रमाण इसको लेबर को वो कैसे करेंगे, टू वर्क एज ए चाइल्ड वो 14 से 18 साल के लिए, टू वर्क एज एडल्ट 15 से 18 वर्ष के लिए, और 17 वर्ष से कम आयु में रात्रि नियोजन प्रतिबंधित है। बहुत ही टेक्निकल है। वर्क एज ए चाइल्ड 14 से 18, वर्क एज एन एडल्ट 15 से 18 के लिए कर सकता है अगर उसकी देह दृष्टि ऐसी है तो। लेकिन 17 वर्ष से अगर वो कम है तो उसके लिए किसी भी तरह से नाइट शिफ्ट नहीं अलाउड है। गेटिंग द पॉइंट। चलिए सेक्शन 70, इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड टू द एडोलसेंट। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, वो यही होता है कि उसकी एलिजिबिलिटी हो जाती है, और उसके वेजेज वगैरह में भी जो है ना वो उसी ढंग से वो अपने आप को कर सकता है। क्योंकि क्या होता है कि लेबर्स जो जितने दिन काम करते हैं तो अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाई स्किल्ड इसमें प्रमोट होते जाते हैं, तो उनकी जो एक ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है वो उसके हिसाब से काउंट भी होती है, तो इसका भी एक इफेक्ट होता है। अब सेक्शन 80 की बात करते हैं, वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रेन, दैनिक कार्य के घंटे। वो तो कितना होगा दैनिक कार्य के घंटे, वो होंगे 4.5 घंटे, और यह कितना तक जा सकता है स्प्रेड ओवर, ये 5 घंटे का हो सकता है। और समान कार्य की अवधि क्या होगी, 6 AM टू 7 PM, 6 बजे सुबह से लेकर 7 बजे रात तक कभी भी आप काम करा लीजिए। विशेष परिस्थिति में 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक भी काम करा सकते हैं। और महिला जो बच्ची हैं, बच्चियाँ जो हैं उनके लिए 6 AM से लेकर 8 PM अधिकतम आप काम करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरह से ये हो जाता है चैप्टर कंप्लीट। अभी एक चीज़ और है कि अधिकतम जो छुट्टी है वो वयस्क की 30 दिन और बालकों की 40 दिन जमा हो सकती है। हम कहते हैं ना कि लीव कितना जमा हो गया करके, तो लीव जो जमा हो सकती है वो मैक्सिमम 30 दिन हो सकती है एडल्ट्स के लिए, और 30 डेज हो सकता है बालकों के लिए। और एक साल में 3 बार की अधिकतम छुट्टी वो ले सकता है अपनी लीव को वो एडजस्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। जो भी उसका अर्न लीव है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, EL अर्न लीव। तो ये जो अर्न लीव है ये वो आप साल में 3 बार वो ले सकता है। लोकोपयोगी सेवा में कोई भी जो इसेंशियल सर्विस है हमारी, उस इसेंशियल सर्विस में इसको जब हम लोग इसेंशियल सर्विस पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ेंगे वहाँ पे और ज़्यादा चर्चा करेंगे क्या इसेंशियल लोकोपयोगी सेवा होता है, क्योंकि वहाँ पे उसके ज़्यादा डिटेल में चर्चा किए गए। हड़ताल वगैरह के लिए उनके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। तो लोकोपयोगी सेवा में 30 दिन की जो पूर्व सूचना है वो लेना है, और सामान्य स्थिति में 15 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही वो छुट्टी पे जा सकते हैं। बीमारी की स्थिति में कोई पूर्व सूचना आवश्यक नहीं है, बिना बताए भी जा सकते हैं, बाद में उसको कर सकते हैं। और यह इन कैश भी हो सकता है, जो भी अर्न लीव रहेगा उसको बाद में इन कैश भी कराया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा अर्न लीव में सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी मिलती है, कोई अलाउंसेस नहीं मिलती है। अब सेक्शन 81 क्या कहता है, 81 कहता है कि पेमेंट इन एडवांस इन सर्टेन केसेस, और कुछ स्थिति में एडवांस पेमेंट भी किया जा सकता है, जिसमें जो जनरल लेबर हैं उनके लिए 4 दिन का एडवांस पेमेंट है और बालकों के लिए 5 दिन का एडवांस पेमेंट किया जा सकता है। 82 कहता है कि मोड ऑफ रिकवरी ऑफ अनपेड वेजेज, जो अनपेड वेजेज है उसके रिकवरी वेजेज, अनपेड वेजेज का भी एक रजिस्टर बनाते हैं, अनपेड बोनस का भी एक रजिस्टर बनाते हैं। और जो अनपेड वेजेज है वो ऐसे ही नहीं है कि आपने कोई लेबर हमारे यहाँ पे काम किया और चला गया और उसका कोई अनपेड वेजेज है, क्योंकि आपने वेजेज रजिस्टर बनाया, उसके हिसाब से PF जमा करा दिया, ESIC उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन जमा करा दी, लेकिन वो अपनी सैलरी तो लेने के लिए आया नहीं। और वो आया नहीं तो आप ऐसा नहीं है कि अगर मान लो पहले तो बैंक अकाउंट भी नहीं थे, अब आना शुरू हुआ, ये तो लास्ट 2 ईयर्स का है। और वो भी बहुत सारे लेबर्स ऐसे भी है जो जिनके पास में बैंक अकाउंट्स नहीं है, बहुत टेम्प्रेरी वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब अनपेड वेजेज होता है तो ये अनपेड वेजेज आप अपने आप से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इस अनपेड वेजेज के लिए आपको एक ट्रेजरार है, कौन है वो ट्रेजरार, लेबर इंस्पेक्टर, और उसको बता के ही आप उसको राइट ऑफ वगैरह कर सकते हैं। और इसके लिए आपको लंबा इंतजार करने की ज़रूरत है, कम से कम 5 साल।
तो वो प्रोसेस होता है मोड ऑफ रिकवरी ऑफ अनपेड वेजेज। देन पावर टू मेक द रूल्स 83 जो एज यूजुअल कहा जाता है, और 84 में पावर टू एग्जाम सम फैक्ट्रीज, कुछ जो राष्ट्रीय हित के फैक्ट्रीज हैं, जो बहुत इसेंशियल सर्विस वाले फैक्ट्रीज है, वहाँ पे कुछ एग्जाम्पशंस भी दिए जा सकते हैं। यही ये लॉ बताता है। तो इसी के साथ हमारा फैक्ट्री एक्ट दोस्तों आज समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। और आप लोगों से एक निवेदन ये भी है कि चूँकि मैं अभी नया ही इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया हूं, तो आप लोगों से निवेदन है कि इसे थोड़ा सा शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए, और आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स मुझे अच्छे लगेंगे। इसे सब्सक्राइब भी कीजिए अपने स्तर पर, और लोगों को भी प्रेरित करिए जो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और भी पोटेंशियल मिले, और मुझे इससे एक मोटिवेशन मिले कि मैं आगे इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों को इससे अवेयर